हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको आप बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। ये टॉपिक है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन। सेंटर और स्टेट दो सरकार के स्तर हैं। जहाँ भी फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पर दोनों सरकारों के बीच में संबंध पाया जाता है। उसमें वित्तीय संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्त ऐसी चीज़ है जिसके बगैर सरकार का काम नहीं चल सकता है। अगर फाइनेंस ही नहीं होगा तो सरकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए केंद्र और राज्य के बीच में पैसे का लेकर के जो बंटवारा है, कौन किस प्रकार का टैक्स लगाएगा, कितना टैक्स से वसूला गया पैसा राजस्व कौन सरकार यूज करेगी, इसका वितरण कैसे होगा, क्या अधिकार हैं, इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। और जीएसटी परिषद, वित्त आयोग, इन सब चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध जो हैं वो हमारे संविधान में कहाँ पर रखे गए हैं। तो अगर संविधान की बात करें तो भाग 12 में आप देखेंगे इसे, भाग 12। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 264 से लेकर के 293 तक जो है वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। और कुछ इससे संबंधित आर्टिकल और भी हैं जो इस दायरे से बाहर भी हैं, तो उन पर भी हम बात कर लेंगे। केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम एक स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं कि हमको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वित्तीय संबंधों को लेकर के। तो देखिए, अगर आप फेडरल सिस्टम को समझते हैं तो उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि भारत में संघात्मक सरकार व्यवस्था है। और संघात्मक सरकार का मायने ये होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और राज्यों में अपनी अलग अलग सरकारें होती हैं। तो दोनों ही सरकारों के बीच में टैक्स को लेकर के विवाद न हो, इसीलिए कौन किस चीज़ पर टैक्स लगाएगा इसका बंटवारा कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो टैक्स लगाने की पावर है, यानी कराधान शक्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, कर लगाने की शक्ति, उसका बंटवारा किया गया है। तो हम ये देखेंगे कि कराधान शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से है भारत में। कराधान शक्तियों का बंटवारा दोनों ही सरकारों के मध्य, शक्तियों का बंटवारा या विभाजन, इस चीज़ पे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि निधियाँ कौन सी हैं, फंड्स कौन से हैं भारत में। देखिए, जब भी पैसा इकट्ठा होगा तो उसको किसी न किसी अकाउंट में रखा जाएगा, तो कौन कौन सी निधियाँ हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि मान लेते हैं कि टैक्स तो वसूला गया, राज्य सरकार ने भी वसूला, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी अपना टैक्स वसूलेगी, राजस्व प्राप्त करेगी। तो कितना पैसा कौन सी सरकार प्रयोग करेगी, यानी कि राजस्व का विभाजन भी संविधान के अनुसार किया जाएगा। तो वो विभाजन भी आपको पढ़ना होगा, यानी राजस्व का विभाजन, राजस्व का विभाजन, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व आ रहा है उसको कैसे बांटा जाएगा। और इसके बाद आप देखोगे कि राजस्व का विभाजन हो जाने के बाद में आपके जो टैक्स हैं, कितने प्रकार के टैक्स हैं, बहुत से प्रकार के टैक्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हैं। अर्थशास्त्र में आप डिटेल में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एक स्पेशल टॉपिक है जो 101वां 101 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, जिसको जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी एवं जीएसटी परिषद, इनके विषय में हम पढ़ेंगे। उसके पहले एक चीज़ और देखेंगे हम कि राजस्व का विभाजन तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन कुछ राजस्व जो है वो अनुदान के रूप में भी दिया जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सहायतार्थ अनुदान, सहायतार्थ अनुदान। सहायतार्थ अनुदान क्या है? ये केंद्र सरकार के पास चूँकि ज़्यादा पैसा आता है तो अलग अलग राज्यों को वो हेल्प के लिए पैसा देते हैं। वो दो तरीके से देते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, विधिक तरीके से और विवेकाधीन तरीके से। तो इसमें भी दो तरीके हैं, दोनों हम पढ़ेंगे। एक विधिक होता है यानी विधि बना करके, और एक जो है विवेकाधीन भी होता है। तो इस पे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। तो देखिए, यहाँ पर हम तीन चीज़ों की बात कर लिया है कि कर लगाने की शक्ति किसके पास होगी, राजस्व का विभाजन कैसे किया जाएगा और अनुदान कैसे मिलेगा।
तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे जीएसटी के विषय में, यानी वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर जो एक नया टैक्स का सिस्टम भारत में लाया गया है, जिसको कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि ये किस संशोधन के द्वारा लाया गया, क्या है, कैसे काम करता है, ये सारा कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे। एवं इसके साथ साथ एक जीएसटी परिषद का भी गठन किया गया है, तो जीएसटी परिषद को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। जीएसटी एवं जीएसटी परिषद को पढ़ेंगे और आप इसको लिख सकते हैं कि 101वां संविधान संशोधन आपको यहाँ पर पढ़ना है डिटेल में, संविधान संशोधन। इसके आने के बाद में टैक्स का पूरा सिस्टम ही बदल गया है, इसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ऋण संबंधी कुछ मामले भी होते हैं, और ये जो विभाजन है, राजस्व का विभाजन है, अनुदान है, इन सब चीज़ों पर कैसे काम किया जाएगा, इसके सलाह मशवरे के लिए एक आयोग भी है जिसको वित्त आयोग कहा जाता है। तो वित्त आयोग ही जो है बताता है कैसे राजस्व का विभाजन होगा, कितना कैसे अनुदान, यानी उसकी सिफारिश पर ही ये सब काम होता है। तो आपको वित्त आयोग के विषय में भी पढ़ना है। फाइनेंस कमीशन ये क्या होता है, कैसे गठित होता है, इन सब चीज़ों के विषय में। अब आगे इसके क्या पढ़ेंगे, हम ऋण संबंधी प्रावधान पढ़ेंगे, ऋण संबंधी प्रावधान एवं राज्यों के हित, यानी राज्यों के हित प्रभावित न हो, इसके लिए क्या प्रावधान है, और ऋण लेने के क्या संबंधी नियम हैं। जैसे कि भारत सरकार विदेशों से ऋण ले सकती है, तो ऋण लेना, ऋण इन सब से रिलेटेड के केंद्र के पास क्या शक्तियां हैं, राज्यों के पास में क्या शक्तियां हैं, और राज्य के हित ना प्रभावित हों, इससे रिलेटेड क्या संविधान में प्रावधान किए गए हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे कि आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय, आपातकाल में वित्तीय संबंध क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं केंद्र और राज्य के बीच में। तो इतने टॉपिक पे हमें ये पूरा डिस्कशन करना है, केंद्र एवं राज्य के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस। तो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई थिंक 2 या 3 मिनिमम 3 क्लास या 4 क्लास में ये चीज़ कंप्लीट हो पाएगी। आज हम जो है शुरू करेंगे यहाँ से कराधान शक्तियों का बंटवारा एवं निधियाँ, और हो सकता है राजस्व का विभाजन भी इसी क्लास में हो जाए, नहीं तो फिर हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि कराधान शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, पहले टॉपिक पे हम चलें, कराधान शक्तियों का विभाजन, कराधान शक्तियों का विभाजन। कोई भी कठिन टॉपिक नहीं है, सबसे सरल टॉपिक है ये। कराधान शक्तियों का विभाजन का मतलब यह है कि टैक्स लगाने की पावर। देखिए, टैक्स क्या होता है, टैक्स जनता से धन वसूलना जाता है, उसको टैक्स कहा जाता है, जो लोक प्रयोजन के लिए होता है, यानी उसके बदले में कोई विशेष सेवा देने का वादा सरकार नहीं करती है। पैसा आपसे, जैसे आपकी आय पर, आपकी जो इनकम हुई, इनकम पर सरकार ने टैक्स ले लिया, तो उसके बदले में सरकार ये नहीं कहती कि इसके बदले में हम आपको कोई वस्तु या कोई सेवा ऐसा प्रदान करने वाले हैं, ऐसा कोई वादा उसके साथ में नहीं होता है। हालांकि वो टैक्स खर्च बाद में जनता पे ही किया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को जिससे वो टैक्स लिया गया है, उसी पे उसको कुछ मिलेगा उसके बदले में, ऐसा वादा नहीं होता टैक्स में। तो टैक्स क्या होता है, टैक्स जनता के ऊपर लगाया जाता है, और ये एक अनिवार्य वसूली है, यानी सरकार अवश्य ही टैक्स लगाएगी, अदरवाइज सरकार का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो किस विषय पर कौन टैक्स लगाएगा, ये विभाजन किया गया है। चूँकि अगर एक सरकार होती, अगर भारत में एक ही सरकार होती, केंद्र सरकार, तो फिर ये विभाजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर एक केंद्र सरकार भी है, और जितने प्रदेश हैं उनकी अपनी अपनी सरकारें भी हैं। तो हमारे ऊपर डबल शासन है, एक तो केंद्र सरकार का और दूसरा हमारे प्रदेश की सरकार का, और दोनों ही सरकारों को पैसे की ज़रूरत है, और दोनों ही अपने अपने विषयों पर टैक्स लगाते हैं। तो कौन किस टॉपिक पर टैक्स लगाएगा, वही है कराधान शक्तियों का विभाजन। तो इसके लिए कुछ भी नया आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे आपने
कुछ सूचियों के विषय में पढ़ा था जब हम विधायी संबंध पढ़ रहे थे। तो उसमें आपने आर्टिकल 246 या आप कह सकते हो कि जो 3 सूचियां हैं वो अनुसूची 7 में हैं। तो वो 3 सूचियां क्या थी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उन पर कौन कानून बना सकता है, ये सब कुछ आप डिटेल में पढ़ चुके हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है। बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी कि संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर टैक्स लगाने का पावर संघ सरकार को है। इसी प्रकार से आगे राज्य सूची पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। तो ये बहुत ही सरल है, इसमें कुछ नया आपको सीखना नहीं है, सिर्फ शब्द बदल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, जो है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या कहता है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 265 कहता है कि बिना, देखिए इसका शब्द पढ़े क्या है, बिना विधिक प्राधिकार के कोई कर नहीं, कोई कर यानी टैक्स नहीं। देखिए बिना विधिक प्राधिकार के कोई कर नहीं, ये आर्टिकल 265 कहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी टैक्स लगाया जाएगा तो विधि बनाकर लगाया जाएगा, विधि बनाकर लगाया जाएगा, इसका यही मतलब है। और इसका दूसरा मतलब ये निकल के आ रहा है कि टैक्स कार्यपालक आदेश से नहीं लग सकता है, कार्यपालक आदेश से नहीं। देखिए कार्यपालक आदेश क्या है? जैसे कार्यपालिका है, मान लेते हैं वित्त मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, ये सब मिलकर के कार्यपालिका हैं। तो कार्यपालिका कोई टैक्स नहीं लगा सकती है। कल को कोई मंत्री या प्रधानमंत्री आदेश दे करके कह दे कि अब आपको इस कार्य के लिए या इस वस्तु पर इस कार्य के लिए कोई टैक्स देना होगा, तो उस आदेश से टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल 265 कहता है कि बिना विधि बनाए कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता जनता के ऊपर। यानी कि टैक्स लगाने के लिए संसद में आपको पहले विधेयक रखना पड़ेगा, फिर वो पारित होगा, एक्ट बनेगा, यानी उसके द्वारा ही, यानी उसी प्रोसेस से विधि बना करके ही टैक्स लगाया जाएगा। ये आर्टिकल 265 कहता है। अब देखिए इससे ही अंतर आ जाता है। एक चीज़ हमने बताई कि टैक्स क्या है और फीस क्या है, यानी कर क्या होता है और शुल्क क्या होता है। दोनों ही सरकार लेती है। आप देखते हो कि बहुत सी चीज़ों पे सरकार टैक्स लेती है, जैसे कि जीएसटी एक टैक्स है, जैसे कि इनकम पे लिया जाना टैक्स वो भी टैक्स है, संपत्ति, बहुत से टैक्स आप पढ़ोगे अर्थशास्त्र में, तो टैक्स भी सरकार लेती है। आप देखोगे कि बहुत से कार्यों के लिए सरकार फीस भी लेती है, शुल्क लेती है। तो टैक्स जो होता है वो विधि बना करके लाया जाता है, और ये एक अनिवार्य वसूली है जो आपको देनी होती है। ये लोक प्रयोजन के लिए, देखिए लोक प्रयोजन के लिए, जनता के काम के लिए लोक प्रयोजन हेतु अनिवार्य धन वसूली है, ये टैक्स होता है। फीस क्या है? फीस जो होती है वो किसी सेवा के बदले में, किसी सेवा के बदले लिया जाने वाला धन, लिया जाने वाला धन। तो शुल्क तो कार्यपालक आदेश से लग सकता है। कल को सरकार कह सकती है कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इतनी शुल्क आपको देनी पड़ेगी, तो शुल्क भी सरकार लेती है। आप देखते हो तमाम कार्य सरकारी जो होते हैं उन कार्यों को करवाने के लिए आपको जगह जगह फीस देनी पड़ती है। तो फीस वो हो गई जिसके बदले में आपको सेवा मिलेगी। अगर आपने 10 रुपये अदा किया है तो आप ही को उस 10 रुपये के बदले में कोई काम करके सरकार देगी। लेकिन टैक्स जो होता है वो लोक प्रयोजन के लिए होता है। इसमें सरकार तुरंत आपको उस पैसे के बदले में कुछ नहीं देने का वादा करती है, वो पैसा सम्मिलित करके उसको लोक प्रयोजन में, यानी पूरी जनता के हित के लिए, कार्य के लिए खर्च किया जाएगा। आपके ऊपर भी खर्च होगा, लेकिन तुरंत ही उसी पैसे के बदले में आप ही पे खर्च किया जाए ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो ये होता है टैक्स और शुल्क में अंतर। तो यहाँ पे 265 में ये डिफाइन हो गया कि जो टैक्स है
वो बिना विधिक प्राधिकार के नहीं लगाया जा सकता है, यानी कार्यपालक आदेश से टैक्स को नहीं लगा सकते हैं, विधि बना करके लगा सकते हैं। अब हम देखें कि विभाजन कैसे है। हालांकि हमने आपको बता दिया, वो आप समझ गए होंगे, लेकिन कुछ शब्दों में आप उसे लिख लें कि टैक्स का जो पावर है लगाने की, उसका विभाजन कैसे है। देखिए, कराधान शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। संघ सूची अगर ले लें आप, संघ सूची, तो संघ सूची के विषयों पर संघ सरकार कर लगाती है, कर लगाएगी, और इसको संघीय कर कहा जाता है, यूनियन टैक्स। संघीय कर, यूनियन टैक्स, यानी संघ सरकार को पावर है। अब संघ सूची में आपको पता है कि जैसे इनकम आयकर जो है वो संघ सूची में है, तो आय पर कर कौन लगाएगा, वो संघ सूची में है, तो उस पर संघ सरकार लगाएगी। और इस प्रकार के कर क्या कहलाएंगे, यूनियन टैक्स कहलाएंगे। और यहाँ पर एक विशेषता ये है कि जो भी संघ सरकार टैक्स लगाती है उसका बंटवारा होता है, यानी वो संघ और राज्य के बीच में बांटा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि संघ सरकार पैसा वसूले और वो किसी को ना दे। तो संघ सरकार जो भी टैक्स वसूलेगी, जिसको संघीय कर कहा जाएगा, उसका क्या होगा, ये कर वितरित किया जाएगा। इसमें खास बात क्या है कि यह जो कर है, जो भी वसूला जाएगा पैसा, वो केंद्र और राज्य के बीच में बटेगा। केंद्र एवं राज्य के मध्य विभाजित होगा, बांटा जाएगा, विभाजित किया जाएगा। ये है आपका संघ सूची में। दूसरी सूची होती है राज्य सूची। राज्य सूची में जो विषय हैं, राज्य सूची में उस पे हक है राज्य को, यानी कि राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार टैक्स लगाएगी, और इसको जो है राज्य कर कहा जाएगा, स्टेट टैक्स इसको बोला जाएगा। अब क्या ये भी बांटा जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सब राज्य अपने अपने राज्यों में जो है कर को वसूलेंगे राज्य सूची के विषयों पर। जैसे कि मान लिया कि कृषि राज्य सूची का विषय है, तो अगर कृषि पे कोई कर लगाने की बात आएगी तो पावर राज्य के पास में है, लगाए। अगर जो विषय मनोरंजन राज्य सूची में है, तो मनोरंजन पे कर जो है वो राज्य जो है लगाएगा। तो इस तरह से ये जो टैक्स इकट्ठा होगा, राजस्व प्राप्त होगा, क्या ये भी बांटा जाएगा? नहीं, ये बांटा नहीं जाएगा। तो ये जो कर है, ये कर राज्य अपने पास रखेंगे, राज्य अपने पास रखेंगे, यानी इसको बांटा नहीं जाएगा। इसमें से केंद्र को कुछ भी देना नहीं होगा, लेकिन जो केंद्र वसूलेगा उसमें बंटवारा होगा केंद्र का और राज्यों के मध्य। राज्य के मध्य ना लिखिए, राज्यों लिख लीजिए, यानी कई राज्य हैं, राज्यों के मध्य विभाजित किया जाएगा। इस तरह से अवशिष्ट विषय जो बच जाएंगे, देखिए समवर्ती में दोनों को पावर है, जो अवशिष्ट हैं वो किसके पास हैं? आपको पहले से ही पता है कि जो अवशिष्ट विषय होते हैं उनमें अधिकार संघ को है। तो अवशिष्ट विषयों पर कर लगाने का अधिकार किसे है? संघ को है। ये पॉइंट आप नोट करें। अवशिष्ट विषयों पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र को है, यानी संघ को है, केंद्र को है। और इस तरह के कुछ कर जो है केंद्र सरकार ने लगाए भी हैं, जैसे उपहार कर लगाया है, व्यय कर, इस तरह के कर जो है समय समय पर लगाए गए हैं, तो वो अवशिष्ट विषयों पर रखे गए हैं। तो ये आपका हो गया कराधान शक्तियों का विभाजन। तो आशा है ये
टैक्स लगाने की पावर को आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आप जो पीछे पढ़ चुके वही है। संघ सूची पे कानून भी संघ सरकार बनाती है, तो संघ सूची में जो विषय हैं उन पे अगर टैक्स लगाना है तो उसी को निर्णय, इसको बांटा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये कॉमन सी बात है, आपको पता है कि जो केंद्र सरकार है वो पैसा अगर वसूलेगी तो उसको राज्यों के बीच में बांटना भी है। अब कैसे बटेगा पैसा, उसके लिए अगला टॉपिक है कि जो राजस्व का विभाजन है वो कैसे होगा, उस पर हम आगे बात करेंगे अभी कि कैसे कितना कितना बांटा जाएगा, क्या तरीका है उसका। कुछ अनुदान के रूप में मिलेगा, सहायतार्थ अनुदान भी आपको पढ़ना है, कुछ पैसा तो अनुदान के रूप में दिया जाएगा, कुछ तो जो है संविधान में कैसे बटेगा ये बता दिया गया है। दूसरा जो राज्य सूची है, राज्य सूची के विषयों पर जो कर लगाया जाता है उसमें पावर दिया गया है राज्य को कि वो राज्य वसूलेगा, मतलब राज्य लगाएगा भी और ये पूरा पैसा राज्य अपने पास रखेगा। ये जो राजस्व प्राप्त होगा उसको किसी को बांटना नहीं है, वो राज्य अपने पास रखेगा। और अगर कोई अवशिष्ट मामला है जो इनमें नहीं है सूचियों में, तो उस पर टैक्स लगाने का पावर केंद्र को है और उपहार कर और व्यय कर इसी प्रकार से लगाए गए थे। तो ये तो आपने देख लिया। अब ये जो पैसा इकट्ठा होता है, देखिए केंद्र के पास भी पैसा इकट्ठा होता है, राज्य के पास भी पैसा इकट्ठा होता है, तो ये पैसा कहाँ जाता है? तो इस पैसे को रखने के लिए हमने इसी हेडिंग में निधियों पर बात की है। निधियाँ होती हैं, निधियाँ खाते हैं, एक प्रकार से खजाना है, इसको आप कह सकते हो कि सरकारी खजाना। ये खजाना सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है और राज्य सरकार का भी होता है, उसी में ये सब पैसा रखा जाता है। तो कितने प्रकार के खजाने हैं, यानी निधियाँ कितने प्रकार की हैं, वो भी संविधान में बताया गया है आर्टिकल 266, 267 के तहत। तो उनको भी हम इसी समय पढ़ लेंगे, फिर हम राजस्व का विभाजन करेंगे, क्योंकि पहले पैसा इकट्ठा हो गया है, आपने समझ लिया, तो उसको कहीं रख लिया जाए, उसके बाद बंटवारा किया जाए, तभी ठीक रहेगा। तो चलिए पहले पैसे को रखते हैं। कहाँ रखा जाएगा पैसा, यानी हम देखें कि हमारे संविधान ने कितने प्रकार की निधियों की बात की है। आप भी जब अपना पैसा प्राप्त करते हैं, कमाते हैं, तो उसको बैंक में अकाउंट में रखते हैं। इसी तरीके से सरकार भी खाते में पैसा अपना रखती है, उसको निधि कहा जाता है, फंड कहा जाता है। तो 3 प्रकार के फंड भारत में संविधान ने व्यवस्था की है। निधियाँ देखिए, निधियाँ या फंड्स। अब देखिए इसमें सिंपल है, बहुत इजी है, इसमें कोई भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी शुरुआत में सब सरल है आपके पास में। देखिए 3 प्रकार के फंड हैं, बहुत इजी, इसको समझना भी है। एक जो सबसे पहला है उसको कहा जाता है संचित निधि। संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। एक दूसरा होता है जिसको कहते हैं लोक लेखा। लोक लेखा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, अभी बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे इसको बिल्कुल। कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड। अब संविधान के अगर आर्टिकल हम बात करें कि ये प्रावधान कहाँ पे किए गए हैं, तो आर्टिकल 266 में इन दोनों की बात की गई है। आर्टिकल 266(1) में, और लोक लेखा जो है उसकी अगर हम बात करें तो आर्टिकल 266(2) में, क्लास 2 में, और आकस्मिक निधि जो है उसके अगर आर्टिकल बात करें 267(1) में। तो आर्टिकल कभी आपसे मैच करने के लिए दिए जा सकते हैं, इसीलिए आप याद रखें। आर्टिकल 266 में इन 2 निधियों की बात की गई है, 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई है। ये क्या हैं? ये अकाउंट्स हैं जहाँ पे सरकार का पैसा रखा जाएगा। अभी हमने पहले बताया कि जो भी
कराधान शक्तियों में पैसा मिलेगा, कर से, राजस्व से, और सरकार की तमाम कंपनियां भी हैं। आप देखते हो सरकारी कंपनियां होती हैं जैसे ONGC तो या रेलवे है, तो इन सब से भी तो कमाई होती है। तो वो सारा पैसा सरकार कहाँ रखेगी? तो उसके लिए आप समझ लीजिए कि ये 3 खजाने हैं सरकार के। इनको आप कह सकते हो खजाना। इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे सरकारी खजाना है। ये सरकारी खजाना, ट्रेजरी है ये, इसी में पैसा जमा होता है सरकार का। ये राज्य के पास में भी तीनों होते हैं और केंद्र के पास में भी तीनों होते हैं, यानी अपना अपना पैसा रखने का अलग अलग अपना अपना अकाउंट्स हैं। तो संचित निधि क्या है? आप अक्सर सुनते होंगे कि राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, ये सब संचित निधि से दिए जाते हैं। जब ऐसा कहा जाता है इसका मतलब इस खाते से दिए जाते हैं, ये सबसे बड़ा खाता है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि इसमें से पैसा दिया जाता है लोगों को, तो यही खाता है संचित निधि। संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है? संचित निधि में टैक्स का पैसा रखा जाता है, यानी जो भी टैक्स सरकार लेती है, केंद्र सरकार का उदाहरण ले लें चाहे राज्य सरकार का, तो वो पैसा संचित निधि में रखा जाता है। इसमें ऋण का पैसा भी रखा जाता है। अगर सरकार ने विदेश से या विश्व बैंक से या कहीं से कोई जो है लोन लिया है, ऋण लिया है, तो वो पैसा पहले कहाँ आता है? वो पैसा पहले संचित निधि में आता है। इसमें ब्याज भी रखा जाता है। आप सोचोगे कि ब्याज तो सरकार को उल्टा देना पड़ेगा अगर ऋण लेगी, नहीं, सरकार भी तो ऋण दे सकती है छोटे देशों को। जैसे भारत एक बड़ा देश है, भारत नेपाल को ऋण दे दे, श्रीलंका को ऋण दे दे, तो उस ऋण से उसे ब्याज मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, तो वो ब्याज भी इसी संचित निधि में रखा जाएगा। इसी तरीके से सरकारी कंपनियों का मुनाफा भी इसमें रखा जाता है। जो सरकारी कंपनियों का मुनाफा आदि जो सरकार को प्राप्त होता है पैसा, वो पैसा कहाँ रखा जाता है? वो सब पैसा इसी संचित निधि में रखा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। अब इसमें से पैसा खर्च कैसे किया जाता है, ये मेन क्वेश्चन बनेगा। क्या संचित निधि में रखा हुआ पैसा आपकी सरकार डायरेक्ट निकाल सकती है और मनमाने तरीके से खर्च कर सकती है? यानी इस पे नियंत्रण किसका है, किसके पास पावर है इसमें से पैसा निकालने की? तो वो पावर दी गई है संसद को। यानी संचित निधि जो है आपकी, वो किसके अधीन है? वो संसद के अधीन है। ये किसके अधीन है? ये संसद के अधीन है। यानी कि इसमें से पैसा कार्यपालक आदेश द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि कल को स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई कह दे कि 500 करोड़ रुपया संचित निधि से निकालो, तो तुरंत नहीं निकल आएगा। हालांकि निकालेंगे वही लोग, उन्हीं के योजना से, उन्हीं के आदेश से निकलेगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया संसद में करनी पड़ेगी। ये निधि संसद के अधीन है। संसद में एक विधेयक लाना पड़ेगा, एक बिल रखा जाएगा जिसको एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है, विनियोग विधेयक कहा जाता है। तो वो पास होगा, राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होंगे, तब उसमें से उतना पैसा निकाला जाएगा। तो इसमें से पैसा कैसे निकाला जाता है? विनियोग विधेयक द्वारा। विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल से पैसा निकलेगा। ऐसे नहीं कि आदेश दिया और निकाल लिया। यानी कि इसमें से पैसा निकालना थोड़ा लंबी प्रक्रिया है, समय लगता है, थोड़ा कठिन है, और ये इसलिए रखा गया है ताकि किसी विशेष नियंत्रण के द्वारा ही ये पैसा निकाला जा सके। और ये सबसे बड़ी निधि यही है, सारा पैसा सरकार का इसी में आता है। इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा खजाना यही है, यानी सबसे बड़ी निधि यही है, सबसे बड़ी निधि। सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है और सारा पैसा, मोटा पैसा इसी में आता है। तो ये क्या है? लोक लेखा क्या है? पब्लिक अकाउंट क्या है? इसकी व्यवस्था क्यों की गई है? क्योंकि सारा पैसा तो इसी में जा रहा है, सरकार की योजनाओं के लिए भी इसी में से आ रहा है, सब संसद निकाल रही। लोक लेखा जो है वो पब्लिक अकाउंट है। इसमें सरकार के पास में धरोहर के रूप में जो पैसा होता है, सरकार लोगों से कुछ पैसा धरोहर के रूप में भी ले रखी है, उसको इसमें रखा जाता है। जैसे अगर आप जॉब में हैं
तो आप जो है कुछ पैसा आपका कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है आपका, एम्प्लॉय का जो है ईपीएफ बोलते हैं उसको, या बचत पत्र से सरकार पैसा उठाती है। तो इस तरह का पैसा लोगों का पैसा है जिसको सरकार वापस करेगी। यानी कि जो आपका ईपीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, वो आपको सरकार समय आने पर वापस भी करेगी। तो उस तरह का पैसा जो सरकार के पास में धरोहर के रूप में है, धरोहर का मतलब है वो हमारा नहीं है, हमारे पास है, हम उसको समय पर वापस भी करेंगे नियमानुसार। तो इसमें जो है इसमें धरोहर के रूप में, धरोहर के रूप में जनता का पैसा रखा जाता है, जनता का पैसा रखा जाता है। या आप बचत पत्र भी आप कह सकते हो, बचत पत्र बेच करके भी सरकार जो है, बचत पत्र है या कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ, प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हो, ये सब पैसा इस अकाउंट में रखा जाता है। तो क्या इससे पैसा निकालने के लिए भी संसद में ये विनियोग विधेयक वगैरह करना पड़ता है? नहीं, ये कार्यपालक, ये जो है कार्यपालिका के अधीन है, कार्यपालिका के अधीन है। ये संसद के अधीन नहीं है बल्कि ये कार्यपालिका के अधीन है। चलिए तीसरे पे बात करते हैं। आकस्मिक निधि क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी बनाने की? जो है कंटिजेंसी फंड। देखो, कभी अचानक से सरकार के पास में कोई खर्चा आ सकता है, जैसे कि संचित निधि में सारा पैसा रखा हुआ है, अचानक से आज पैसे की ज़रूरत पड़ गई, सरकार को 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तुरंत। तो अगर संचित निधि से पैसा निकालना होगा तो पहले संसद में विनियोग विधेयक रखना पड़ेगा, फिर वो पारित होगा, फिर वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा और पैसा आकस्मिक ज़रूरत है तो उसके लिए एक आकस्मिक निधि बना रखी गई है। यानी एक अकाउंट ऐसा बना रखा गया है जिसमें संचित निधि से पैसा निकाल करके थोड़ा पैसा इसमें डाल रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, और उसको खर्च कर सकते हैं। और जब उसको खर्च करेंगे तो बाद में वो पैसा संचित निधि में से निकाल करके विनियोग विधेयक के द्वारा फिर से इसमें पूरा करना पड़ेगा। यानी इमरजेंसी में काम चला लिया, उसके बाद में इधर प्रक्रिया करके वो पैसे को पूरा कर देंगे। तो आप एक कह सकते हैं कि एक ये इमरजेंसी अकाउंट है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें देखिए पैसा तो आता है संचित निधि से ही, और कहीं से नहीं आएगा, संचित निधि से आएगा। संचित निधि से कुछ पैसा, कुछ धन, जैसे 500 करोड़, 500 करोड़ संचित निधि से कुछ धन जैसे 500 करोड़ निकाल कर इसमें इमरजेंसी के लिए रखते हैं, आकस्मिक कार्य के लिए रखते हैं। अब आपको लगता होगा कि ये बनाने की ज़रूरत क्या थी, अगर इमरजेंसी है तो तुरंत उसमें से भी निकाल सकते। नहीं, उसमें से निकालने का पूरा वही सिस्टम है, क्योंकि ऐसे तो सरकार मनमाने तरीके से पैसा निकालने लगेगी। तो संचित निधि में से एडवांस थोड़ा पैसा संसद ने निकाल के इसमें डाल दिया है कि सरकार को अगर इन केस ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत इसमें से आप काम शुरू कर दीजिए। 200 करोड़ की ज़रूरत है, आप 200 करोड़ ले लीजिए, और बाद में यहाँ 200 करोड़ आपने खर्च कर लिए हैं तो इधर से 200 करोड़ का बिल बना के और इसमें 200 करोड़ पूरा कर दीजिए। यानी वो अकाउंट ऐसा नहीं कि इसको भी खाली करके बैठे हुए हैं, इसको बाद में तुरंत फुल करिए, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर आप वैसे ही हो जाएगा, इसका बनाने का महत्व ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 फंड हैं और ये भी कार्यपालक के अधीन है, यानी ये संसद के अधीन नहीं है, ये भी क्या है, ये भी कार्यपालिका के अधीन है, तुरंत निकाल सकते हैं, कार्यपालिका के अधीन, यानी कोई कार्यपालक आदेश के द्वारा इसे निकाला जा सकता है। तो ये हमने निधियां पढ़ ली हैं। तो आपने यहाँ पर कराधान शक्तियों का विभाजन एवं निधियों को पढ़ लिया है, और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे
राजस्व का विभाजन और सहायतार्थ अनुदान क्या है, इस टॉपिक को कवर करेंगे। फिर एक पूरी क्लास हमें जीएसटी 101वां संविधान संशोधन पर लगेगी, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। तो हम राजस्व का विभाजन कैसे होता है और अनुदान क्या है, एड्स क्या हैं, ये 2 प्रकार के यहाँ पे हमने लिखे हैं, इनकी पूरी चर्चा इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।